चलिए, कल डीपीटी 2 डिस्कस करी थी, आज करते हैं डीपीटी नंबर 3। अब जो डाउट हो ना केवल वही पूछिए, क्योंकि मैंने आपको एक 4 भी दी हुई है, तो कोशिश करते हैं उन 4 को भी कवर कर ले, क्योंकि कोई भी टाइप जो बची ना वो डीपीटी से कवर हो जाएगी अपने आप ही। बोलिए। कोई डाउट? क्या क्वेश्चन है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मैंने आपको डाइस के जब क्वेश्चन करवाए थे तो प्रोडक्ट वाला नहीं करवाया था, आज बता भी देता हूं। और क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं प्रोडक्ट के, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे बोला है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 7 एंड 13, तो 7 एंड 13 का मतलब है प्रोडक्ट या तो क्या हो, 8 हो या 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो। ठीक है, अब बताइए मुझे प्रोडक्ट 9 कब होगा, वो 8 कब होगा, 4 2 और कोई केस 9 कब होगा, 3 3, 10 कब होगा, 5 2 2 1, 11 कब होगा, 2 5, 11 कब होगा, प्रोडक्ट बताना सम नहीं, तो 11 नहीं होगा, जीरो केस। तो 12 कब होगा, 6 2 2 6, 4 3 4 4 कैसे, ठीक, डन। ये केसेस होगा। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन हमेशा सिंपल होता है। केसेस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 मतलब 1/4। ठीक है, बिटवीन बोला है तो 7 भी नहीं लेना है और 13 भी नहीं लेना है। प्रोडक्ट का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इसलिए उसमें कोई कुछ नहीं करना, फटा 2 या 4 केस मिलते हैं, 1 2 4 ऐसे ही मिलते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब जैसे 9 है, 9 में एक ही केस हुआ 3 3, बहुत ज्यादा केसेस बनते ही नहीं है इसमें। तो आपसे बोला था 2 डाइस को थ्रो करने पे, अभी तक हमने करा था क्वेश्चन किसका, सम का। 2 डाइस को थ्रो करने पे जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 7 और, तो आपको केवल इतना देखना था कि प्रोडक्ट 8 कब आएगा, फिर से बता रहा हूं एक बार, 9 कब आएगा, 10 कब आएगा, 11 कब आएगा, और इनके फेवरेबल केसेस निकाल लिया। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर ऐसा है। हाँ बोलिए, रिवर्स करा तो है, हाँ होगा ना, 2 6 ये लिखा तो है, वो गलती से 3 लिख गया होगा, 2 6 ही लिखा बेटा, रिवर्स होगा ना, रिवर्स बनाए भी तो है। अब आप 9 में क्या हो गया, 3 3, अब आप बोलो सर इसका रिवर्स नहीं करोगे क्या, तो 3 3 का रिवर्स कैसा, कोई तो ऐसा थोड़ी कि डाइस को बोलो सर एक रेड कलर की डाइस है, एक येलो कलर की डाइस है, तो नंबर्स देखते हैं हमें ना, कलर नहीं देखते उनके। डन। चलिए, थोड़ा स्पीड में अगर आपके डाउट कम होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर होगा। मूव कर दें। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ईच टाइम इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। ऑड नंबर मतलब व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ईच टाइम इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, यानी 1 3 5 1 3 5। ठीक है, तो 3/6 3/6 1/4। ऑड नंबर बोला है ना, 1, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5, और अगले पे भी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों डाइस का रिजल्ट, तो 3/6 इंटू 3/6। क्लियर। देखो एक बच्चा लिख रहा है 11 के केस में क्या आएगा, डाइज में 11 इंटू 1 और 1 इंटू, ये ऐसी मिस्टेक होती है, हम भूल जाते हैं कि डाइज है, डाइज पे 11 होता है। हाँ, तो ऐसी मिस्टेक ना कर दें आप लोग। चलिए,
डन. A has 3 shares in a lottery which has 3 prize and 6 blank. कोई भी लॉटरी कंपनी जब लॉटरी निकालती है तो उसको पहले बताना पड़ता है कि वो टोटल कितने टिकट प्रिंट कर रही है और उसमें से कितने टिकट पे प्राइज है और कितने टिकट पे प्राइज नहीं है. टिकना नहीं है. कितने टिकट पे प्राइज है और कितने पे प्राइज नहीं है, ये बताना है. तो जैसे यहां पर आपको 12 टिकट वो कंपनी 9 टिकट बना रही है, उसमें उसने पहले से बता दिया क्या 3 टिकट है जिन पर उसने प्राइज अवार्ड की है और 6 टिकट ऐसे हैं जो ब्लैंक है. ठीक है. और इसके ये ए की बात कर रहा है. तो ए जब इस कंपनी लॉटरी वाले के पास गया तो उसने पूछा कि भाई कितने टिकट छपे हैं, तो उसने कहा 9. उसने पूछा प्राइस कितने पे, तो उसने कहा 3 पे. तो उसने तीनों के 3 टिकट खरीद लिए, ये मानते हुए कि तीनों प्राइस उसी को मिलेंगे. ठीक है. ये मानते हुए लेगा और जब भी तो 3 टिकट लिए उसने, क्योंकि कई लोगों को भरोसा होता है कि लॉटरी के भरोसे जीवन चल सकता है. तो 3 टिकट ले लिए उसने. अब आए किसकी बात, बी के पास. बी जब गया तो उसने कहा कि 3 टिकट तुम्हारा दोस्त ए ले चुका है. तो उसने सोचा वो 3 तो ले ही चुका है तो मुझे तो इसमें इनाम मिलेगा नहीं क्योंकि 3 पे प्राइज है. तो उसने एक अगली लॉटरी खरीदी जिसके बारे में क्या बताया गया है कि वो केवल उसमें 3 टिकट प्रिंट हुए जिसमें एक पर प्राइस थी और 2 कैसे थे, ब्लैंक. तो उसने कितने टिकट खरीद लिए, ऑब्वियसली एक प्राइज है तो एक ही खरीदेगा ना. ठीक है. अब वो बोला रेशियो ऑफ देयर चांस ऑफ विनिंग. तो ए और बी के चांस ऑफ विनिंग रेशियो बताना है. अब ए के पास 3 टिकट हैं और 3 पे प्राइज है, 6 ब्लैंक है. अगर उसका 1 टिकट पे लॉटरी लगा तो भी विन होगा, 2 पे लॉटरी लगी तो भी विन. ये तो एटलीस्ट 1 हो गया ना भाई. एक पे भी मिल गया उसको इनाम तो भी वो जीता तो कहलाएगा ना. मान लो कि उसने टिकट खरीदे हैं तो कोई भी एक 5-10 रुपए का इनाम मिल गया उसको तो वो इनाम तो मिल ही गया उसको. या 2 पे मिल सकती प्राइज या 3 पर प्राइज मिल सकती है. राइट. तो इसमें हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 का. तो 1 माइनस एक भी प्राइज ना मिली, 63/93 कितना होगा, सॉल्व करिएगा. 16/21. अब बात करते हैं बी की. बी के पास तो एक ही टिकट था और एक ही प्राइस बोली थी. तो क्या होगा बी की विनिंग चांस 1/3. अब इनका रेशो पूछा तो 16/21/1/3. ये कैंसिल 7 टाइम. तो क्या आ गया 16/7. कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लीजिए. एक बार बता देता हूं. थ्री बाय सिक्स नहीं, क्योंकि टिकट ज्यादा है ना उसके पास, वहां एक ही टिकट है. कॉम्बिनेशन तो वहां पे भी लगाया. आपको क्या लग रहा है बी में नहीं लगाया मैंने, या आपकी गलत फहमी है. 1C1/3C1 लो आप. ठीक है. अरे यहां पर 3 टिकट हैं. समझिए क्वेश्चन फिर से समझिए. ए के पास मतलब एक कंपनी है, पहले ऐसा सोचिए कि एक कंपनी है जिसने 9 टिकट प्रिंट किए. अभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नहीं तो कंपनी लाखों टिकट प्रिंट करती है. आप ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता करना क्लास में. तो उन्होंने इस क्वेश्चन को छोटे में बना दिया कि एक कंपनी है जिसने 9 टिकट प्रिंट किया और उसने बोर्ड पे लगाया कि इसमें 3 टिकट ब्लैंक है, वो 3 पे प्राइज है और 6 ब्लैंक है. मतलब ये कंफर्म है कि जब भी लॉटरी निकलेगी कोई 3 टिकट पे प्राइज मिलेगा ही मिलेगा. तो जो ए नाम का पर्सन था उसने इस वाली कंपनी के तीनों टिकट खरीद लिए, ये मानते हुए कि हो सकता है मुझे 3 ले रहा हूं, कोई ना कोई नाम मिल जाए. मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं. 16/21 क्या बताता है, 100% थोड़ी है, पर चांसेस काफी हैं. क्यों है, क्योंकि 3 टिकट है. बी ने एक ऐसी लॉटरी खरीदी जिसमें केवल एक प्राइस था, 2 ब्लैंक थे. तो बी के विनिंग चांस तो 1/3 हुए क्योंकि एक ही टिकट है. मान लो यहां ज्यादा होते तो हम 1 माइनस यहां पे भी करते, 1 माइनस नन ऑफ देम यहां पे भी होता. आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि सर 2 ब्लैंक में से कोई एक आ जाए, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं. तो 1 माइनस 2/3 दिस इक्वल टू 1/3. या ऐसा सोचा एक ही टिकट है एक ही पे प्राइज आनी चाहिए तो 1/3, या 1 माइनस एक पे भी नाम
ना मिले, तो आपने यहां पर करा 1 माइनस 6 ब्लैंक में से 3 आ गए मान लो, और आप आउट ऑफ 9C3, तो उसके पास यहां पर प्राइज आने के चांस ये होगा ए के, और बी का ये हो गया, और इनका रेशियो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आई बात समझ में? अगर आप इसको 2C से करना चाहो, जैसे आप बोलोगे सर आपने यहां पे तो ब्लैंक लिए हैं, तो यहां पे ब्लैंक क्यों नहीं ले लो, 1 माइनस दोनों ब्लैंक में से एक आया, आएगा तो वही। नहीं नहीं, 6/9 नहीं करते। आप अगर करते तो ऐसे करते, 1 माइनस 6 में 6/9, 5/8, 4/7, एक टिकट भी तो कम हो जाता है, जब 6 टिकट में से एक निकला तो नीचे कम हो गया, आप फिर 5/9 लिख दोगे तो फिर टोटल 9 है और एक टिकट कम कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। डन? अभी क्लियर है कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन का मैंने क्या बोला आपने? नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर मैंने, भैया इसका आंसर मैंने अगर पहले कभी बाई चांस ऐसा हो गलत दे दिया तो आप करेक्ट कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 ही होगा। और आप उसको, अच्छा वो आप ऑड नंबर उससे समझ रहे हो, वो जो डाइस का था वो सॉरी क्वाइन का ऑड नंबर नहीं है ये। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे ना ऑड नंबर ऑफ हेड, ये वो क्वेश्चन नहीं है। ये व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ईच टाइम इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, तो एक पर पहले पे भी ऑड आया और दूसरे पे भी ऑड आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो कितना, 3/6 इंटू 3/6, ठीक। ये शेयर वाला क्लियर है? शेयर मतलब समझते हो ना कि इतने परसेंट शेयर्स हैं, आप बोलते हो ना शेयर्स लगाना मतलब क्या होता है, वही उसी वर्ड का मतलब है कि 3 शेयर ऐसे हैं जिसपे प्राइस मिलेगी और 6 ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं। चलिए, अरे इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको भाई, इसमें लिखा है पेयर ऑफ डाइस 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ इस टाइम इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, ओके ठीक है ठीक है। क्या हो गया? हाँ 2 डाइस होंगे, हाँ वही मैंने, अच्छा रहा देख लिया, ठीक है। 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, यानी टोटल 4 बार फेंकोगे, टोटल 4 बार फेंकोगे, एक तरह से ऐसा समझे, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता केवल पेयर ऑफ डाइस, तो वो आंसर जो 1/4 था वो है, ठीक है। यानी अभी मैंने गलत पहले ध्यान नहीं दिया, यही होता है अगर लैंग्वेज पे अपन थोड़ा सा अगर फोकस नहीं करो तो क्वेश्चन जरा में गलत हो जाता है। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ईच टाइम इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, ठीक। तो पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंक रहे हो आप? 2 बार, यानी 2 डाइस थी और उनको भी 2 बार फेंक रहे हो, और उस पर क्या चाह रहे हो आप? ऑड नंबर ईच टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, पहली बार थ्रो करो तो ऑड नंबर आए, कितना हो गया? क्यों? भाई पहली बार में ऑड नंबर आए, हाँ ऑड नंबर आए मतलब ऐसा होगा 1, 1,1, 1,3, 1,5, ऐसा बनेगा 1,5, फिर 1 के साथ हो गया, फिर बताओ 3,1, 3,3, 3,5, फिर 5,1, 5,3, 5,5। अब सुनिए, इन इसको और इसको रिवर्स नहीं करेंगे, पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका रिवर्स होगा,
तो 14 और +2 6। क्या चीज? हाँ, 1 1 को भी नहीं करेंगे। और कोई बचा तो नहीं है इसमें? ठीक है, और कोई बचा है क्या? तो कितने केसेस बनेंगे? तो आप 18/36 बोलो। अच्छा, ये 3 1 एक्सल है। ठीक है। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ईच टाइम इन? हाँ, वही तो थोड़ा देख रहा हूं। अगर एक्चुअल में इसका मतलब ये होना चाहिए था, ऑड नंबर मतलब उनके सम से हो सकता है। तो सम ऑड नंबर कब कब होगा? 3, 5, 7, 9 और 11। उसके केस होंगे 18 नहीं, अभी जो हमने ऑड नंबर लिए थे उससे कितना आ रहा था? आपने अभी लिया था ना 1 1, एक मिनट, 1 3 1 5, 3 1। अपन रिवर्स करते हुए चल रहा है इसमें तो। और फिर बोलना 5। ठीक है, ये कितने केसेस हैं? 9। तो 9/36 पहली बार में आया, इनटू एक बार और आएगा 9/36, यानी कितना? 1/16। क्या गड़बड़ हो रही? हाँ, थोड़ा सा। 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज, पेयर ऑफ डाइज को लिया मैंने और उनको कितने बार थ्रो करा? तो टोटल तो 4 बार हो गए। 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज मतलब पेयर ऑफ डाइज है ये, और इनके 2 सक्सेसिव थ्रो करना है। ऐसा एक बार थ्रो करने पर एक पेयर ऑफ डाइज का थ्रो कहलाएगा, फिर दूसरी बार। सम होगा वो ऑड होगा। चलो अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी हम बाद में करेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो ऐसे ज्यादा टाइम देने की जगह आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर में आते हैं उस क्वेश्चन को। अभी आते हैं उस क्वेश्चन पे बाद में। अगर उसको एक ही बार लेंगे तो अलग होगा। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी किया था। ए हैज 3 शेयर्स इन अ लॉटरी कंटेनिंग 3 प्राइज एंड 9 ब्लैंक। ठीक है, ए के पास एक ऐसी लॉटरी जिसके अंदर 3 प्राइज और 9 ब्लैंक हैं। उसके कितने टिकट हैं? 3 शेयर मतलब 3 टिकट होना है ना। और बी के लिए क्या बोल रहे हैं? तो ए पहले बताओ, ए के पास एक ऐसी लॉटरी है जिसके अंदर कितने टिकट प्रिंट हुए थे? 12, जिसमें 3 पे प्राइस थी और 9 ब्लैंक थे। और बी एक ऐसा टिकट खरीदा, बी के लिए बोलना 2 शेयर्स इन अनदर लॉटरी कंटेनिंग 2 प्राइज एंड 6 ब्लैंक। तो 8 टिकट थे जिसमें 2 पर प्राइस थी और 6 ब्लैंक थे। रेशियो ऑफ देयर चांस ऑफ सक्सेस, सेम क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो पहले ए की विनिंग चांस बताओ क्या होगा? 1 - 9C3 अपॉन
इसको सॉल्व करो, बी के बिनिंग चांस बताओ। 1 माइनस 6c2 अपॉन 8c2, इसका रेशो पूछा है। कभी भी एक चीज बताऊं, नॉट ओनली प्रोबेबिलिटी, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन होना, उस समय मत करो उसको, बाद में करो। उस समय करेंगे तो और चार चीजें दिमाग में आएंगी, बाद में कर लो, छोड़ा पेपर में चलेगा, पर उसके चक्कर में आगे के चार क्वेश्चन कम मत करना। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज का मतलब गलत निकलता है, अब उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, ऑड नंबर चाह रहे हैं, सम ऑड जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बाद में सोचेंगे उस बारे में। करना जरा सॉल्व। ए का कितना बोलो, पक्का 34 अपॉन, और बी का 28, तो 34 इंटू 28 अपॉन 55 इंटू, अब देखो एक बात, जैसे आपने बोला 34 और इसका 13, कई लोग सोचेंगे टोटल तो सेम होगा प्रोबेबिलिटी का, पट से क्या लगा देंगे, देखो ये आंसर, पर सेम क्यों होगा टोटल प्रोबेबिलिटी का, ए अलग जगह का लॉटरी खरीदा और बी बिल्कुल अलग जगह का, दोनों प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर अलग होगा। पर ये कॉमन मिस्टेक है कि मेरे दिमाग में भी जैसी 34 और 13, तो अपने को लगेगा अरे टोटल केस क्यों निकालने में लगे। अगर एक ही इवेंट होता तो टोटल केस नहीं निकालने, ये अलग प्राइस खरीद रहा है, वो अलग प्राइस खरीद रहा है, तो इसलिए ये आंसर कतई नहीं हो सकता था। अब एक बार बताइए, 8 4 जा 32 का 2, 2 इसमें है और इसमें है, ये भी खत्म, ठीक है, और 5 3 जाएगा 15, अब दोनों में ही है तो पूरा कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो बी जा, बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, ओके। सेम क्वेश्चन है, डन। ऑड अगेंस्ट बताना है, ऑड अगेन, कभी भी ऑड अगेंस्ट नहीं बता सकते आप, और ऑड इन फेवर नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते। आपको पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या नॉट हैपनिंग, फिर कुछ भी बता सकते हो, तो आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की बात करो। चाहो तो एन की वैल्यू ले लो, नहीं लेना तो भी कोई देर नहीं लगेगी। एन पर्सन को राउंड टेबल पे अरेंज करना है, तो पहले बताओ टोटल केस कितने हैं? अब बोला है टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टूगेदर, करना आप ही को है, दो लोगों को एक माना, तो दो कम होगा, तो टोटल लोग कितने होगा, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, और सर्कुलर अरेंजमेंट में माइनस वन इंटू, तो बचा क्या, टू अपॉन एन माइनस वन, जिसको आप लिख सकते हो टू अपॉन एन माइनस थ्री प्लस ऑफ टू। ऑड इन फेवर बोले तो, ऑड अगेंस्ट पूछा तो, डन। बी नहीं आएगा इसका, कृतिका, डी डेली आंसर है, नहीं डी नहीं, सी सॉरी। अब आधे लोग यहां पर कंफ्यूज होने वाले हैं, एन माइनस वन क्यों करा है, अरे एन लोग थे, इनमें से दो पर्टिकुलर को साथ रखना था, तो दो पर्सन को अलग करा, तो बचे कितने, एन माइनस टू, पर ये एक ग्रुप और एन माइनस टू, टोटल मिला के कितने लोग हो गए, एन माइनस वन। अब एन माइनस वन लोगों को अगर सर्कल पे बिठाना है, तो पढ़ाना आपने एक कम होना चाहिए, तो ऐसे लिख लो, और वो जो दो एक साथ हैं वो पोजीशन चेंज करेंगे, फैक्टोरियल टू। अब चाहो तो इसमें एन की वैल्यू 3 4 कुछ भी लेके कर सकते थे, पर जरूरत नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन बिना वैल्यू के जल्दी हो रहा है उसमें क्यों लेना। डन, कोई कंफ्यूजन,
नेक्स्ट करिए। ये अपन ने करा था, 4 लेटर बिटवीन ए एंड बी। द फर्स्ट 12 लेटर ऑफ अल्फाबेट आर रिटन एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट देयर आर 4 लेटर बिटवीन ए एंड बी। इस तरह का एक क्वेश्चन करा था, सर्कुलर में नहीं था वो। यहां सर्कुलर कहां लिखा? हाँ वो सर्कुलर पर है तो वही ना। पहले तो बताओ द फर्स्ट 12 लेटर मतलब कौन से? ए बी सी डी लेके 12 लेटर, ठीक है। अब इसमें से कितने 4 लेटर बिटवीन ए एंड बी। तो पहले तो ये बताओ कि ए और बी को तो अलग कर दो, तो ए और बी के बाद कितने लेटर बचे? 10, है ना। ऐसे 10 लेटर बचे, तो इन 10 लेटर में से 4 लेटर ए और बी को चाहिए। तो क्या करा था, याद होगा आपको, 10C 10C4। अब ए और बी के बीच में 4 लेटर निकल के आ गए, कोई भी X1 X2 X3 X4। तो ये 6 लेटर मिलके एक लेटर का ग्रुप हुआ, और बच्चे कितने? 6 लेटर और बचे, तो टोटल 7 लेटर। 7 लेटर को अरेंज करने के वे फैक्टोरियल 7। जो 4 ए बी के बीच में वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4। ए बी और बी ए हो सकता है इंटू फैक्टोरियल। जो सर्कल वाला था वही क्वेश्चन है एक तरह, और नीचे आएगा फैक्टोरियल 12। बस सर्कल में फैक्टोरियल 12 की जगह -1 कर दिया था आपने। करिए। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। 7/16 66। अच्छा, डन और नॉट? आपके पास पहले बताओ कितने लेटर थे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और ऐसे 12 लेटर थे। इन 12 लेटर में से ए और बी के बीच में फर्स्ट लिखा ना, फर्स्ट 12 लेटर। फर्स्ट 12 लेटर मतलब ए से ही स्टार्ट होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या आप बोलो सर 12 लेटर तो कहीं के भी हो सकते हैं ए बी के अलावा, तो उन्होंने मेंशन किया था, क्या किया था? फर्स्ट 12 लेटर। तो फर्स्ट मतलब ए बी से स्टार्ट है। इसके बीच में कौन से 4 रखना है? अब मुझे क्या पता कौन से 4 रखना है, तो जब नहीं पता होता तो 10 में से 4 निकाल लिए। किसके लिए? ए और बी के बीच के लिए। जो 4 निकले वो ए और बी के बीच में रख दिए, और ए और बी अलग अलग हो गए। अब जो टोटल लेटर कितने हो गए बताओ? ए और बी के बीच में 4 हैं, तो ये 6 का एक ग्रुप हो गया, और 6 लेटर और बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 और +1 7 हो गए। 7 को अरेंज करना है, क्योंकि लाइन अरेंजमेंट है ये एक साथ था। जो 4 एक साथ हैं वो अपनी पोजीशन तो चेंज करेंगे। ए बी और बी ए हो सकता है, तो इंटू फैक्टोरियल 2। नीचे कोई कंडीशन नहीं लगी। डन। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार मिलते हैं कि 2 बैग हैं आपके पास, 2 बैग हैं, उनसे बॉल निकालिए। बैग ए है, इसमें कितनी बॉल है बताना। बैग ए है, इसमें कितनी? 10, 3 ब्लैक। और बैग बी के बारे में बोलना, 3 व्हाइट और 5 ब्लैक। इससे 2 बॉल निकाल के इसमें ट्रांसफर करनी है, ठीक है। और फिर इससे एक बॉल निकालनी, यही लिखा ना देखो, 2 बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट अर्न प्लेस इनटू द सेकंड एंड देन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर, है ना। मतलब उसके बाद आपको एक बॉल निकालनी किससे? बी से। और बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ व्हाइट बॉल। किसको करना है? आपको। जैसे ये वर्ड आया आपके दिमाग में आ जाएगा। हो सकता है निकली हुई बॉल इससे कौन सी हो? व्हाइट हो, तो 10C2 अपॉन 13C2। अब इसमें व्हाइट 2 बढ़ गई,
और इससे एक व्हाइट आए तो 5C1 अपॉन 10C1। अरे अभी 8 थी, 2 बॉल बढ़ गई ना इसमें। प्लस एक बच्चा बोलेगा सर हो सकता है दोनों ब्लैक निकली हो, मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है, तो 3C2 बाय 13C2। अब इसमें ब्लैक की क्वांटिटी 2 बढ़ गई, पर निकालना तो व्हाइट ही है, तो 3C1 अपॉन 10C1। हो सकता है आप बोलो कि सर एक व्हाइट और एक ब्लैक हो, तो वो भी हो गया 10C1 इंटू 3C1 अपॉन 13C2। अब इसमें एक बॉल व्हाइट बढ़ गई और एक ब्लैक, निकालनी व्हाइट थी, 4C1 बाय 10C1। 8C1 कहीं नहीं आएगा क्योंकि इसमें 8 बॉल नहीं है, यहां से 2 बॉल आ गई हैं तो वो तो 10 होना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 बॉल निकालनी गायब कर दिया, अरे छोड़ो इतनी मेहनत कौन करे। वो तो निकल गई, कम हो गई 2, अब 11 बची होंगी, पर इस थैले को भूल गए आप, निकाल के उसको कहीं फेंका है। अब इसकी निकली हुई बॉल यहां रख दी, बस यहां थोड़ी कोई 11 हो जाएगा। ये ऑन कर देना बेटा। ठीक है, अब आप में से कुछ पूछेंगे कि व्हाइट ब्लैक होगा तो ब्लैक व्हाइट भी होगा, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। कैसे? ये 10C1 है, 3C1 है, यहां लिखोगे तो 13 इंटू 12 अपॉन क्या लिखोगे 2 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो कॉम्बिनेशन जब यूज कर लेते हैं तो वो अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता, पर वो कॉम्बिनेशन अरेंज कर चुका होता है। अरे व्हाइट ब्लैक में क्या होगा, व्हाइट ब्लैक भी हो सकती है, और पर ये हो गया है किसके वजह से? कॉम्बिनेशन के वजह से। अरे भाई आपसे ये जो केस है ना, इसमें मैं बोल रहा हूं कि एक बॉल आपकी निकली हुई क्या हो सकती है? व्हाइट। आपने कहा 10C1, निकली हुई क्या हो सकती है? ब्लैक, आउट ऑफ 13C2। जब 13C2 को सॉल्व करते हो तो यही आता ना, तो ये 2 1 अगर ऊपर चला जाए तो 2 टाइम नहीं हो गया? तो 2 टाइम होता इसलिए है क्योंकि व्हाइट ब्लैक और क्या है, ब्लैक व्हाइट, इसलिए। तो ये 2 बॉल निकल गई। पहले सुनो, 10 व्हाइट में से एक, 3 ब्लैक में से एक, आउट ऑफ 13C2। अब इसमें बढ़ी हुई बॉल की संख्या क्या हो गई? एक व्हाइट बढ़ी और एक ब्लैक, तो 4 व्हाइट हो गई और 6 ब्लैक। तो बोलो 4C1 अपॉन 10C1, क्योंकि आपको दूसरे थैले से केवल व्हाइट बॉल ही निकालनी है। हाँ, फिर से सुनो और समझो पहले, इसको तो अपन भूल जाएं, ठीक है? पहले किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करना है और हमें करना है, ये वर्ड याद रखोगे, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। बैग ए था, इसमें कितनी बॉल थी? हाँ, 3 ब्लैक। बैग बी था, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने इससे 2 बॉल निकाल दी। 2 बॉल निकालने के बाद इसमें टोटल बॉल बाद में कितनी हो जाएंगी? 8 थी, 2 मिलके 10 हो गई। अब ये 10 बॉल कैसी होंगी वो अभी हम सोचते हैं, पर 10 हो गई। अब आपसे बोला है कि ये 10 बॉलों में से आपको एक बॉल निकालनी है और उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले क्वेश्चन का मीनिंग ये करना मुझे है, तो मेरे दिमाग में आएगा हो सकता है इस थैले से दोनों व्हाइट निकल गई हो सकता है दोनों ही ब्लैक निकली हो सकता है एक ब्लैक और एक व्हाइट निकली हो। तो सबसे पहले मैंने कहा कि दोनों व्हाइट निकली, तो आपने कहा 10C2, समझना ध्यान से, 10C2 अपॉन 13C2, इसकी दोनों व्हाइट निकल गई। अब इस थैले का काम खत्म। अब इस थैले की जो 2 व्हाइट थी आपके हाथ में वो आपने इसमें पुट कर दी, तो अब व्हाइट के नंबर कितने हो गए? 5। हमें दूसरे थैले से बॉल कौन सी निकालनी है? व्हाइट। तो व्हाइट कितनी है हमारे पास? 5। 5 में से एक निकाली, आउट ऑफ 10C1। बात खत्म, ये पूरा इवेंट हो गया है, इसलिए इसके बीच में मल्टीप्लाई है, दिस एंड दिस। देखो जहां एंड आता है वो मल्टीप्लाई, वो रूल हर समय चलता रहता है, एंड है ना यहाँ। अब प्लस,
या तो ये हुआ होगा, जैसे ही प्लस लगाते हो ना समझ जाओ सब नहीं होते, इनमें से कुछ एक हुआ होगा जब कभी एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। अब बताओ, आप बोलोगे सर हो सकता है इसकी दोनों ब्लैक निकली हो, तो पहले तो 3 में से ब्लैक निकाली, अब यहां पे ब्लैक का नंबर बढ़ गया, तो अब अपने को निकालनी व्हाइट है, तो 3C1 आउट ऑफ 10C1 प्लस, ठीक है, बात क्लियर है। अब आपसे मैंने बोला कि ये हो गया, इसके बाद अब आप हो सकता है एक ब्लैक हो और एक व्हाइट हो, तो आपने कहा 10C1 इंटू 3C1 बाय 13C2। अब एक व्हाइट बड़ी है एक ब्लैक बड़ी है, तो 4 व्हाइट और 6 ब्लैक हो गई, तो कितना आउट ऑफ। अब आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में कई बच्चों के कि सर यहां से 2 व्हाइट तो निकल गई, अब आप 2 ब्लैक निकाल रहे हो, तो फिर 8 क्यों नहीं लिख, यहां 11 क्यों नहीं लिख रहे हो, और फिर 2 और कम हो गई 4, तो अब फिर आप कितना क्यों नहीं लिख रहे हो, 4 कम करो तो 9 क्यों नहीं लिख रहे हो। ये कोई वो थोड़ी है कि आपसे बोला गया कि बताओ एक हाथी को फ्रिज में रखना है तो कैसे रखोगे, तो अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं, एक स्टेप में रख के बताना है, फ्रिज खोला रख दिया, फिर बोला कि मगरमच्छ को रखना फ्रिज के अंदर, क्या करोगे, 3 स्टेप में हाथी को बाहर निकाला, पहले फ्रिज खोला हाथी को बाहर निकाला मगरमच्छ को रख दिया, फिर फ्रिज बंद कर दिया, फिर हाथी नदी को पार कर रहा, मगरमच्छ ने खाया क्यों नहीं, क्योंकि मगरमच्छ कहां पे था, फ्रिज के अंदर था, है ना। तो ऐसा नहीं है ना ये, तो ये इधर मतलब ये पॉसिबिलिटी है, तो या तो ये हुआ या ये हुआ या ये हुआ। डन। अब सॉल्व करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के साथ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा पूरा सॉल्व किए हुए फॉर्म में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक चीज याद रखिए, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को अलग रखो और न्यूमरेटर को अलग रखो तो बिल्कुल सही होगा। इसको कहीं आपस में कैंसिल करने की कोशिश मत करना, एक भी जगह कैंसिल किया उलझ जाओगे। अभी कोई कंफ्यूजन? ये जो प्लस होता है ना, जब भी प्लस लगता है, प्लस का मतलब होता है एक्चुअल में जब ये कभी हुआ होगा इवेंट, तो आप इसमें से कोई एक इवेंट करके अपना काम खत्म कर चुके होंगे, सब नहीं हुए होंगे, ये सब तो हमारा क्या इमेजिनेशन है। ओके, कितना आ रहा आंसर, मुझे पता नहीं कितना आ रहा है, 130 13, ये कैसे होगा, ये आंसर तो हम वैसे ही रॉन्ग कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी नहीं होती। हाथी और मगरमच्छ भी उलझे हुए अभी। आंसर इसी से आएगा, चिंता मत करो। देखिए सुनिए, 13C2 इंटू 10C1, ये मैंने एक साथ लिखा। अब 10C2 10 इंटू 9/2 45 इंटू 5 प्लस 3C2 3 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 इंटू बोलो 4। यहां पे जरा नीचे 13 इंटू 12/2, ये 6 टाइम कैंसिल क्यों। अच्छा ये 45 इंटू 5 कितना होता है, 2, हाँ, प्लस 9 प्लस 120 अपॉन 780 इंटू 10। अब ऐड करो 354 अपॉन 780, कैंसिल करिए। हाँ, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है क्या, 6 से भी हो रहा है, 6 से करा तो 6, ठीक है, 6 5 जा और 6, और यहां बोलो 59/130, ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या है,
ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। पर एक अच्छी बात है कि एक ऑप्शन जो था वो एक बच्चे का आ गया। बोलिए। अच्छा, अगर इसको क्या बोला, इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सही है हमारा। आप इसे एक काम करिए, 2 से अगर कैंसिल करते तो बताओ क्या आता। 177 अपॉन, ये आंसर एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था। ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, या तो ये आंसर जो हमने निकाला वो भी करेक्ट है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ बोलिए। ये तो जब हम थैला लेके आएंगे और बॉल लेके आएंगे तो बताऊंगा मैं। अलग अलग रहती है, अलग अलग रहती है, सेम नहीं रहेंगे। डन, मत हो कंफ्यूज। 177/390 है जो हमने लिखा है वो भी करेक्ट है, ये लेके आओ। बोलिए। बोलो। एक बैग है, सुनो, एक बैग है जिसमें 3 वाइट 2 ब्लैक बॉल है। बैग बी बोलना। 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है। इफ वन इज चूजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज टेकन फ्रॉम इट, चांसेस वाइट, तो पहले तो बाइट, पहले बैग आएगा 3/5 प्लस 5/8। सॉल्व करो कितना। ठीक, क्लियर। अब यही क्वेश्चन अगर बायस थ्योरम पे बेस्ड होता तो पता क्या लिखा होता, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, मतलब निकली हुई बॉल क्या हो, व्हाइट हो। फाइंडेबिलिटी इज फ्रॉम बैग 1 और 2, कुछ भी बोल सकते थे। तो मान लो बैग 1 बोला होता, मान लो बैग 1 बोला होता तो बैग 1 वाला ऊपर चला जाता, बैग 2 बोला था तो 2 वाला। करना यही होता है उसमें भी, 1/2 इंटू, अगर बैग 1 बोला होता तो। ठीक, तो यही क्वेश्चन जब बेस्ट थ्योरम पे लगते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या, लैंग्वेज कहां चेंज होती है। जब भी कोई घटना कहां से हो रही है पता करना होता तो कंडीशनर वो बेस्ट थ्योरम की लगेगी, नहीं तो कहीं नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन बोलो। हो गया। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसी से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो दो अननोन कैसे निकालोगे, एक नहीं निकलेगा। मतलब एक डेटा इनकरेक्ट दिया हुआ कोई, कम है ना एक। अरे भाई ए एंड बी आर, पहले तो ये मेंशन नहीं है। अब पी ए निकालना है, तो आपको ये पता है कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है। तो भाई आपको इसमें 4 अननोन है ना, 1 2 3 4, 4 अननोन है।
और इस कंडीशन से आप एक ही वैल्यू, तीन गिवन होंगे जब भी एक निकाल सकते हो, कोई तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बस खत्म। अब इस पे ज्यादा दिमाग चलाओगे पेपर में तो दो क्वेश्चन कम कराओगे। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है पर तीन दिए हुए हैं आपको, करिए। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट लिख दिया यहां पर, अच्छी बात ही है। तो पिछला क्वेश्चन देखो यही था, इनकम्प्लीट था, लीव दिस क्वेश्चन। अगला आया वही की वही क्वेश्चन में पूरा डेटा कर लोगे, करो। पीए एक मिनट बता रहा हूं, पीए इक्वल टू 0.4, पीबी इक्वल टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2 और इंडिपेंडेंट है तो ये पीए इंटू पीबी है, क्यों? दिस इज 0.2, तो पीए कितना है 0.4, तो 0.4 इंटू एक्स इक्वल टू 0.2, तो एक्स इक्वल टू 1/2 यानी 0.5, यानी पीवी मिल गया 0.5। अब पूछा क्या है, तो बस हो गया खत्म, फिर तो आगे कुछ करना ही नहीं है। यूनियन की कहीं जरूरत ही नहीं थी, हम यूनियन के ऊपर सोचे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो गए इतने में। ठीक है, नहीं सी है ना, पी ए इंटू पीबी। बोलिए। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी ऑकर, बोथ मतलब ये गिवन है कितना, नाइदर ऑफ देम मतलब ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इंटरसेक्ट ये आपको पता है, इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पीबी कितना, 1/6। तो आप ऐसा लिखोगे, पी ए यूनियन बी बार इक्वल टू 1 - पी, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1 - बोलो पी ए, पी ए को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, पूछा क्या है, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटू पीबी, क्यों? क्या हो गया, बी और पता होना चाहिए था। कैसे निकालोगे, उस वाले फॉर्मूले से बोल लो ना, बार वाले फॉर्मूले से।
अगला क्वेश्चन करिए। वो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन किया जा सकता है उसमें फालतू टाइम वेस्ट मत करा करो। 15 coupon are number 1 2 3 15, 7 coupon are selected random one at a time with replacement, मतलब हर बार 15 से ही निकालना है। एक निकाला, कूपन का नंबर चेक किया, फिर रख दिया, फिर निकाला, फिर रख दिया, ऐसा कितने बार कर रहे हो? 7। द प्रोबेबिलिटी दैट 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर अपेयरिंग ऑन द सिलेक्टेड कूपन, यानी सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या हो? 9 हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर हो, तो 9/15 मतलब 3/5, और ऐसा कितने बार कर रहे हो? क्योंकि हर बार कितने में से निकालना है? 15 में से, तो इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया। पहली बार निकाला, फिर रख दिया, फिर 15 में से निकाला, तो 3/5 की पावर 7। पिछले क्वेश्चन को छोड़ दो बेटा, अभी उसको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां कंफ्यूजन हो, लीव दिस क्वेश्चन। ये बताओ, ये क्लियर है? क्या किया आपने कि आपको बड़े से बड़ा लार्जेस्ट नंबर दिया ना, 9 वुड बी द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो पहले 9 में से कोई एक आ जाए तो 3/5 एक बार की है, ऐसा कितने बार? 7 टाइम। Our class consists of 80 students, 25 of them rich girls, sorry 25 of them girls, 55 boys। 80 boys, 80 स्टूडेंट में से आपको यह पता है कि 25 क्या है? गर्ल्स हैं, और 55 बॉयज हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है? 10 ऑफ देम रिच। अब ये नहीं पता है कौन से, तो आपको ये पता है कि 10 लोग क्या है? किन में से? 80 में से। रिमेनिंग पुअर, एंड ऑल्सो 20 ऑफ देम इंटेलिजेंट। देन द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टिंग एन इंटेलिजेंट रिच गर्ल, मतलब आप जो सिलेक्ट कर रहा है वो क्या हो? इंटेलिजेंट भी हो और रिच भी हो। इसमें एक चीज हटा दी, एक फेयर वाला भी आता है, वो आपको मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 5/512, यानी 512 में ऐसी 5 लड़कियां, तो वो ऐसे लड़के इस चक्कर में 507 को आरे ले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं रिच भी हो, फेयर भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। तो इसका मतलब है कि फिर आपको जीवन भर खाली बैठे रहना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना आप, है ना? तो आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले गर्ल्स हो वो तो कितनी? 25/80। गर्ल्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 25/80। इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर समझना। जब हमें ये नहीं पता है कि 10 कौन से रिच हैं, तो हर बार उसी में से 10 में से 10/80, और इंटेलिजेंट कितने हैं? 20, तो 20 बाय, करिए सॉल्व। देखना कितना आ रहा है? (25/128) पक्का? क्या आ रहा है? 5/, अरे आप लोग सॉल्व भी गलत कर रहे हो भाई। तब जब सॉल्व तो सही करो, जिससे पता रहे आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है। 5/, वही आंसर है, उसमें फेयर वर्ड हटा दिया। अभी आपको पता है ना, कानूनन रूप से भी अब पहले जैसे फेयर एंड लवली आती थी, कोई फेयर वाले ऐड आते थे, अब हटा दिए गए, क्योंकि किसी के लिए फेयर को आप वो बना नहीं सकते मापदंड सुंदरता का, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी से भी हटाना पड़ा। यही आ रहा है 5/512।
5/64 कैसे आ रहा है आपका, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी का? डन। जब आपको ये ना पता हो इंडिविजुअली कौन कितने कितने लोग हैं, तो इसको फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो 5/512। नेक्स्ट। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5/512 है तो आंसर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 15 में बेटा ये बोला है 15 टिकट में से 7 टिकट निकालना है और 9 उसका बड़े से बड़ा नंबर हो, यानी 1 से लेके 9 नंबर में कोई हो, तो 9/15 एक बार की प्रोबेबिलिटी, ऐसा 7 बार करना है। अरे आप क्वेश्चन को सॉल्व तो करो कोमल। 5/512 आएगा। अगर आप बोल रहे हो सब पक्का ना सॉल्व कर लिया, गलत मत कर देना। प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ मत, कम रहने दो। 5/64 तो ज्यादा हो जाएगी ना। चलिए, क्या करा था इसमें आपने? 25/80 इंटू 10/80। अब देखो आपसे सॉल्व होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। 20/80 ये कैंसिल किया तो कितना आया? 4। ये 5 से कैंसिल किया 5 टाइम, और ये कितने टाइम? 16। ये फिर 5 से कैंसिल किया 16, और ये फिर कैंसिल किया 2 से, तो ये 5 और ये 2। 256 इंटू 2 512, और ये हो गया 5। अब सोचिए आपकी कैलकुलेशन अगर ऐसी मिस्टेक होगी तो मैं आपको, आप मुझसे पूछते रहो कि सर नंबर इंक्रीज कैसे होंगे। क्लियर बात? ये आंसर दिया तो वो रॉन्ग दिया है, जो मैं बता रहा हूं वो करेक्ट है। A bag contain 8 black and 5 white ball. 2 ball are drawn at random. Of which of the following event the probability is maximum? Both the ball are, कौन से केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? दोनों व्हाइट हो 8C2 अपॉन 13C2, या दोनों ब्लैक, सॉरी ये ब्लैक हो गया, दोनों व्हाइट हो तो ये, या ये होगी जब एक व्हाइट और एक इसकी सबसे ज्यादा होगी। डन। थोड़े लॉजिक लगाया करो आप। एक व्हाइट एक ब्लैक आए, इसके चांस अपने आप में ज्यादा है। दोनों व्हाइट निकल आए, दोनों ब्लैक, कम है ना चांस। डन। इसका आंसर यह आएगा 8 5 जा 40। नीचे का सॉल्व भी मत करो, इसका आएगा 5 इंटू 4 20, और इसका आएगा 8 इंटू 4 इंटू 7 28। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर उसका है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो आप बोलोगे वन व्हाइट एंड अनदर इज ब्लैक। क्या कंफ्यूजन क्या है? ईच ऑफ द अबव इवेंट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब कुछ भी कर लो सेम है, चाहे दो व्हाइट निकाल लो, चाहे ब्लैक निकाल लो, या एक व्हाइट एक ब्लैक निकाल लो। जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ी उससे वो बोलेगा क्या फर्क पड़ता, सब बराबर ही बात है। तो ये उसके लिए है। डन। पहले वर्ड पढ़िए क्या लिखा है। नॉट, ये बड़े खतरनाक होते हैं। नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, मतलब वन टेल ना आए। नहीं, नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वर्ड बोला है तो पहले एटलीस्ट का निकाल लो। तो 15/16 और 1 माइनस कर दो, तो फिर
एटलीस्ट वन टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और ये नॉट लिखा है तो 1 माइनस कर दो। पर एक आंसर देखो 15/16 दिया, जिस पे नॉट, जिसकी नजर नॉट पे नहीं गई वो ए के लिए खुशी खुशी तैयार है। अब इसका दूसरा लॉजिक, नॉट गेटिंग वन टेल, मतलब वो एक टेल एटलीस्ट नॉट गेटिंग वन टेल, तो ना 1 आए, ना 2 आए, ना 3 आए, ना 4 आए, तो चारों हेड आना चाहिए, तो चारों हेड आए उसके चांस 1/16। एक सैंपल सर्वे लिया जिसमें 1500 बॉयज हैं और 1475 क्या है, तो आपने क्या करा, दस, देन प्रोबेबिलिटी दैट बेबी वन इज बॉय, ठीक है, जो बच्चा हुआ है वो बॉय, वो ये बताना है। तो टोटल कितने केसेस हैं? 29, और बॉयज कितने हैं? तो 6 आंसर ये। डन, चलिए। बढ़िया क्वेश्चन है, करिए जरा। पहले बताइए टोटल केस कितने होंगे? 4 टिकट हैं, और कितने बार 4 टिकट्स मार्क 00, एक ऐसे कोई टिकट है जिन पे ऐसे नंबर लिखे हुए हैं 00, 01, 10, और बोलो, है ना। आ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम 5 टाइम्स, कितने बार? 5 टाइम, तो 4 की पावर 5 है ना। टोटल केस तो यही होंगे ना। अरे 5 टाइम कर रहा हूं ना ऐसा, क्योंकि एक और वर्ड लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस इन अ बैग, आर टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम 5 टाइम, वी रिप्लेस ईच टाइम, मतलब विथ रिप्लेसमेंट है, हर बार 4 में से ही निकालना है, तो इसलिए 4 पावर 5, पहली बार भी 4 से निकलेंगे, अगली बार भी, तो ये हो गया, यानी 1024। अब आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन टिकट ड्रॉन इज 23, यानी चारों पांचों टिकट का सम कितना हो, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम सम पता कितना होगा, अगर पूरे 11 11 11 5 टाइम निकला तो 11 5 55, तो मैक्सिमम सम होगा 55, मिनिमम होगा 0, बाकी सभी भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2 मिल जाए, 2 मिल सकता है, कुछ सम मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। अब बताओ 23 कब कब मिलेगा? 23 कब कब मिलेगा जरा सोचो। सिंपल, जब 11 देखो 23 के लिए 11 दो बार आ जाए, और 22 1 एक बार आ जाए, और एक दो बार 0 आ जाए, या सुन नो, पहले हम सोच लेते हैं कब कब मिलेगा, और कब मिलेगा? 10, 11, 21, 1, 22, 1, ये सही है, 0। अभी इनको अरेंज भी करेंगे परम्यूटेशन के हेल्प से, और कब मिलेगा? 23, डबल 10, बिल्कुल सही, 10, 10, 1, 1, 1। अब इनके अरेंजमेंट होंगे, पहले के अरेंजमेंट करवाओ, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 120/4, 30, इसका अरेंजमेंट करवा बेटा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 ओनली, है ना, 60, इसका करवाओ, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 10, तो इन सबको ऐड करो, 90, 100, 100 बाय 1024, 4 से कैंसिल कर दो चाहो तो, 25/256। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया?
अब कोई बच्चा अगर परम्यूटेशन की हेल्प ना ले, इसलिए तो मैं हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन के बाद पढ़ाता हूं कि परम्यूटेशन का रूल कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। हाँ, क्या हो गया? जीरो वन और मल्टीप्लाई नहीं करना है, सम। अरे जीरो वन और वन जीरो मतलब तो 10 हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी मास्क लगाओगे तो मुंह फाड़ते हुए पता नहीं चलेगा। अब वो बॉटल नहीं है ना, इसलिए बच गया। तो आप लोगों ने गायब करी है, मुझे पता चल रहा है। चलो, ये क्लियर। ओके, चलिए। ए स्पीक द ट्रूथ 2 टाइम आउट ऑफ 3, बी 4 टाइम आउट ऑफ 5, दे एग्री ऑन। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, उसको अलग से करना बाद में। थोड़ा सा सोचना है कि 23 सम कब कब आएगा और उसके अरेंजमेंट कर लेना, परम्यूटेशन तो हो जाएगा बेटा। ए स्पीक ट्रूथ 2 टाइम्स आउट ऑफ 3, मतलब ए 2 बार सही बोलता है, कब? 3 बार में से। तो ए के ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और फॉल्स की 1/3। ठीक है। और बी के लिए बोला गया है कि बी 3 बार सही बोलता है 4 बार में, और आउट ऑफ 3 एंड आ जा। ठीक है, 4/5 लिख दो भाई, इतने वो क्यों हो रहा है दुखी। 1/5। ठीक है, दे एग्री। ठीक है, वो दोनों लोग एग्री हुए कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर। अब बोल रहे हैं कि अ बैग कंटेनिंग 6 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, अ रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन। 6 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर मतलब 6 बॉल आई हैं जो कि डिफरेंट कलर की, 6 बॉल डिफरेंट कलर की, एक बॉल निकाली। अब सुन लो क्वेश्चन कितना अच्छा है। 6 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, अ रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जो निकली हुई बॉल है वो रेड हो भी सकती है, दोनों सही बोल रहे हैं, और हो सकता है कि दोनों झूठ बोल रहे हो, रेड ना निकली हो। क्वेश्चन समझ में आ गया पहले? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कर नहीं सकते। एक बैग है जिसमें 6 बॉल है, एक बैग है जिसमें 6 बॉल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ब्लैक, ब्लू। अब आपने एक बॉल निकाली और आप कह रहे हैं कि रेड बॉल है, तो ए और बी जो हैं, ए कब ए बोलता है सच 2/3 और झूठ बोलता है 1/3। बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और बी के फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/5। अब ये दोनों किसी एक स्टेटमेंट पे एग्री हुए हैं, या तो दोनों मिलकर सच बोलेंगे या दोनों झूठ। तो इन्होंने कहा है कि बॉल वाइट रेड आई है, हो सकता है दोनों सच में रेड आई हो सकता रेड। तो अब आप इसमें बताओ, पहले टोटल के कंडीशन में हमेशा नीचे सोचना, टोटल। मान लो दोनों सच बोल रहे हो, तो पहले तो दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक के ऊपर बी डिपेंड नहीं करता। यह अलग बात है कि दोनों अभी एग्री हैं, पर इवेंट तो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ना। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, बी के, और रेड बॉल आएगी, अगर सच बोलेंगे तो रेड बॉल ही आई होगी, तो रेड बॉल के चांस
1/6। अब बात करते हो सकता है ए ने झूठ बोला हो, बी ने भी झूठ बोला, और जब दोनों ने झूठ बोला होगा तो रेड बॉल नहीं आई होगी 5/6। और एक्चुअल में कौन सी बॉल चाहते हो आप? रेड। तो ये भी वही थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। करिए सॉल्व। वो एग्री हुए ना, ऊपर लिख दिया, पहले ही डिसाइड कर लिया उन दोनों ने, हम दोनों या तो सच बोलेंगे। वो झूठ बोल रहे होते तो वो भी केस आता, एक सच एक झूठ। करो सॉल्व, कितना रहा? 8/13। तो इसका मतलब वन ट्रू वन फॉल्स पॉसिबल नहीं है यहां पर, क्योंकि वो दोनों एग्री पहले हो चुके हैं। ठीक है, 8/13 जो आ रहा है वही लिखो, आप कंफ्यूज मत हो। चलिए अगला क्वेश्चन। ये एक्चुअल में बायस थ्योरम ही लगी हुई है। कैसे? निकली गई बॉल क्या है? रेड है। अगर पिछले क्वेश्चन में देखो तो बायस थ्योरम लगी, निकली गई बॉल रेड है, ये पता है। अब ये बताना है कि दोनों ने सच बोला। दो ही बातें हो सकती है, या तो दोनों सच बोलना है या दोनों झूठ। पहले ये निकाल लो और फिर उसमें से सच वाला केस लिख दो। अगर झूठ बोल रहे होते तो झूठ वाला ऊपर लिख लेते। इसलिए आप इस थ्योरम को लेकर कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन करने का तरीका सीख जाओगे तो बिना थ्योरम के भी क्वेश्चन कर रहे होगे। चलो करो। A bag contain 3 white and 3 red ball and a second bag contain 4 white and 5 red ball. ठीक है? From the two bags, a ball is drawn at random and it is red ball. देखो अब ये भी बेस थ्योरम पे क्या बोला है? बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज अ रेड बॉल। अब क्या बोला? द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टेकन फ्रॉम द सेकंड बैग। अब थोड़ी देर के लिए ये सेकंड बैग भूल जाओ और मैं बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। जो बोला जाता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अगर ये थॉट आ गया दिमाग में तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। तो बताओ मुझे, रेड बॉल आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले बैग आए, दो बैग है ना, तो 1/2 और पहले बैग से रेड आए 3/6 प्लस 1/2 दूसरे बैग से रेड आए 5/, ये हो गया रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। अब किससे हो? फ्रॉम सेकंड बैग। तो फ्रॉम सेकंड बैग तो सेकंड बैग ऊपर ले लो। कभी भी ये क्वेश्चन करना है बायस थ्योरम पे तो बस सीधा लॉजिक है, थ्योरम भूल जाओ, पहले डिनोमिनेटर सोचो, न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा। करिए सॉल्व। कितना? कोई नहीं है। अब यहां पर 5 रेड है दूसरे में और 4 व्हाइट है, तो 5/9 1/2 सब सही किया ना हमने? 1/2। ठीक है। अच्छा इसको एक मिनट, इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे,
अगर इसमें 5/6 और 1/6 और ले तो क्या आता है? अभी चलो इसको देखता हूं। वैसे उसमें यही लिखा ना, एक ही आदमी ने ये लिखा ना, आ रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन, तो एक ही रेड बॉल होगी। चलिए, ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अब देखो 4 डाइज है, 4 डाइज का मैंने आपको चार्ट बताया हुआ है। सम कितना बोला? 18। अब याद होगा तो बता दोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बोलो। 4 डाइज आर थ्रोन, तो वो 18 का कितना था? 80/1/2। ठीक। अच्छा, इसमें जो है ना, आपको हमेशा ऐसा लगता है ना बैग में हमेशा 1/2 होता, नहीं लिखो तो भी चलेगा, बिल्कुल सही है। पर बैग की जगह कई बार इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता, 30% मशीन प्रोडक्ट कर रही है, 40%, वहां पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती, बैग वगैरह में नहीं होती। तो पर ये लिखने की आदत रहे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 6। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और या तो 4 का मल्टीपल हो, तो 4, 8, 12, और या फिर 6 का हो, तो 6 में 12 तो इंक्लूड ही है, तो 4 के कितने केस होते हैं? वो चार्ट याद कर लो जो बताया था। 4 के होते हैं 3 केस, 8 के होते हैं 5 केस, 6 के होते हैं 5 केस, और 12 के होते हैं 1 बाय कितना? 14/36। कोई गलत लिख दिया क्या? 2 डाइज आर थ्रो simultaneously, the probability that their sum is multiple of 4 और 6। तो 4 के केस कौन कौन से हैं? 4, 6, 8 भी होगा और 12 भी होगा। क्यों? 4, 8, सॉरी, 4 और 8 4 के हो गए, 4, 8, 12, 6 के 6 और 12 होगा, एक कॉमन है। 4 के केस कितने होते हैं? 1, 2, 3, 6 के 5, 1, 5 से लेके 5, 1 तक, 8 के भी 5 और 12 के 1, तो 14 ही तो आएगा। तो 7 बाय, ये गलती से लिखा है 14, गलत लिखा है। 7 बाय कितना? 18, वो 14 गलत टाइप हो गया होगा। ट्वेंटी थ्री का आंसर क्या बताया था हमने? 5/81, मतलब ऑप्शन ए। करिए। 20 ticket are marked by first 20 natural number. The probability that a ticket taken at random show a number which is multiple of 3 or 7. Twenty tickets are marked by 20 natural number. The probability that a ticket taken at random show a number which is multiple of 3 or 7. 3 और 7, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 7 और 14, कॉमन 21 है, वो है ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो फेवरेबल नंबर कितने होगा? 8, 8/20, 2/5। थ्री डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट दे नेवर शो सेम नंबर, कभी भी सेम नंबर ना आए, तीनों पे सेम नंबर ना आए। यानी पहले पे अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से जो आया है, मान लो 2 आया, तो दूसरे पे 2 ना आए,
तो दूसरे पे कितने नंबर आ सकते हैं? 5 कोई भी, और इस पर 4, नहीं समझे? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले पे 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6/6। अगले पे जो यहां आया वो ना आएगा, और अगले पे तो बोलो 20/36 यानी 4 बाय, कोई नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐसा नहीं, डिफरेंट नंबर नहीं बोले सभी में। दे नेवर सो सेम नंबर, मतलब तीनों पे सेम ना है, सॉरी, मतलब तीनों पर ये ना है, सेम ना है, सॉरी। तो ऐसे 6 केसेस होंगे। 6/216 यानी 1/36, ऐसा तो सेम नंबर आने का ना आए, सॉरी, वो अलग क्वेश्चन है। एक ऑल डाइस शो डिफरेंट नंबर, ऐसा नहीं बोला ना, ऑल डाइस शो डिफरेंट नंबर, वो होता तो जो मैंने किया वो करते। वन माइनस हैपनिंग, वो क्वेश्चन होता है 3 डाइज आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइज शो डिफरेंट नंबर, ऑल डाइज शो डिफरेंट नंबर, तो मतलब डिफरेंट नंबर मतलब जो पहली डाइज पे आया वो दूसरी पे ना, और जो दूसरी पे आया वो तीसरी पे ना है। डन, चलिए बोलिए। When an experiment performed once, the probability of event A occurring 0.4. If the same experiment performed independently 3 times, then the probability that A occurring at least one minus none of them. 1 minus 0.6 का क्यूब 0.784, यही आएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.216। डन। A toss 3 coin and B toss 2 coin. The probability that A get more head than A के पास B से ज्यादा हेड आए। क्वेश्चन अच्छा है, समझना पहले ध्यान से। ए के पास कितने कॉइन है? 3 कॉइन है। बी के पास बी के पास 2 कॉइन है। तो अगर ए के पास एक हेड आए तो बी के पास 0 हेड, तो इसके पास एक हेड आए तो 3/8, इसके पास एक भी हेड ना आए। हो सकता है इसके पास 2 हेड आए तो 3/8, तो इसके पास कितने हेड हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, है ना? इसके केसेस ऐसे बनेंगे ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। जब इसके पास 2 हेड है तो इसके पास कितने हेड हो सकते हैं? 0 या 1, तो कितना? वो 3/4, प्लस हो सकता है इसके पास तीनों हेड हो, तो इसके पास कितने हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। वो तो ऐसा लिखा है, ए गेट मोर हेड देन बी, ए के पास हमेशा बी से ज्यादा हेड है। 0, 1, 2 कितना भी हो सकता है, तो मतलब 4/4 हो जाएगा। करना सॉल्व, उसका फायदा है ना, 8 × 4 32, ऐसे ही लिखा रहने दो। 3 + 9 + 4, 16/8 × 32, तो कितना?
ठीक, ए के पास ये अल्टरनेट वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सीधा लॉजिक। ए के पास हमेशा बी से ज्यादा हेड हो तो आपको ही करना है। आप बोल सकते हैं एक हेड होगा तो पक्का है बी के पास जीरो हेड ही होना चाहिए, मतलब टेल होना चाहिए। अगर ए के पास एक हेड है तो उस समय बी के पास दो चॉइस है, जीरो हेड भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब दोनों हेड, मतलब एक हेड हो या जीरो हेड हो बाद में उठाना। ये क्लियर है बात? तो 3/4। और अगर मान लो तीनों हेड है तो इसके पास कुछ भी हो, ए से तो कम ही हेड है। डन, नोट कर लीजिए। ए और बी दो लोग हैं, ए के पास पहले तो कॉइन ही ज्यादा है, सबसे पहले कॉइन ज्यादा है, दूसरी बात बी के पास कॉइन कम है, पर आपसे बोला गया ए गेट मोर हेड देन बी। मान लो अगर बी के पास, ए के पास एक हेड है तो बी के पास कोई हेड नहीं होना चाहिए, पर बी, ए के पास दो हेड है और इसके पास कोई हेड नहीं, तो क्या काउंट नहीं होगा? ज्यादा तो हुए ना। मान लो इसके पास एक हेड है तो भी ज्यादा हुए। अच्छा, इसके पास तीनों हेड है तो इसमें से कोई भी केस आए एक के पास ज्यादा हेड होंगे, तो ये लॉजिक है उसका। डन। ऑप्शन से ही करना है। द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज स्क्वायर ऑफ द हैपनिंग ऑफ अदर, मतलब उससे स्क्वायर है वो। जैसे इसका अगर मैं ऑप्शन ए मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ऑप्शन ए 1/9 है, और ठीक, तो अगर इसको सेकंड मान रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कैसी है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/9। अब इसके ऑड अगेंस्ट बताओ क्या है, इसके क्या है, इसके ऑड अगेंस्ट है 8:1, इसके, तो इसका क्यूब इसके बराबर है कि नहीं? ऐसे कुछ बोला ना, बट द ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट इवेंट इज क्यूब ऑफ द ऑड अगेंस्ट सेकंड इवेंट। यस, ए करेक्ट। क्या हो गया? बी तो रिजेक्ट है, बस यही दो पे सोच सकते हो, मतलब फर्स्ट किसे, जो पहला बोला ऑर्डर में वही पहला होना चाहिए। जब आपको दो इवेंट के बारे में बोला जाता है तो जिसका आंसर पहला दिया वो फर्स्ट इवेंट है और जो बाद में दिया वो सेकंड इवेंट है, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। सी नहीं होगा, सी का मतलब हुआ ये फर्स्ट इवेंट और ये सेकंड इवेंट, गलत हो जाएगा। सेकंड इवेंट का स्क्वायर फर्स्ट इवेंट है, तो सेकंड इवेंट अगर 1/3 तो इसका स्क्वायर 1/9, इसका ऑर्डर अगेंस्ट इसके क्यूब के बराबर है। तो जब ऑर्डर दिया होता है तो हमें बोलते हैं ना, जैसे ए बी सी, तो हम पहला हमेशा ए लिखेंगे फिर बी फिर सी, वही कंसेप्ट है। लास्ट, एक प्लेइंग कार्ड में से जब तक कार्ड निकालते जाते हो जब तक कि इक्का ना आ जाए, मतलब इक्का, तो द प्रोबेबिलिटी दैट एस डज नॉट कम इन द फर्स्ट 26 कार्ड, पहले 26 कार्ड में इक्का ना आए, तो पहले 26 कार्ड में इक्का ना आए तो पहले 26 कार्ड में क्या आए? इक्के को छोड़ के कुछ भी, और फिर क्या आ गया? इक्का। टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अरे बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बाय 26 तो कैंसिल होना ही है, और इसको करने में देर नहीं लगेगी। देखिए आप ऐसा लिखते हैं ना, फैक्टोरियल के टर्म में करना जल्दी हो जाएगा। अरे
फैक्टोरियल 48 अपॉन बोलो 26, और 48 माइनस 26 कितना? 22। बस खत्म, इससे बहुत जल्दी होगा। 52 अपॉन 26 फैक्टोरियल इंटू 26। देखो ये कैंसिल, यस और नो? अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसा लिखोगे ना, 48 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल इंटू बोलो। तो बस थोड़े से तो टर्म खोलना है, 52, 51, 50, 49 बस। और इसमें 26, 25, 24, 23 तक, बस खत्म, तुरंत हो जाएगा। लग रहा है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो 30th समझे कि आप एक 52 कार्ड में से आपको एक कार्ड निकालना है, पर वो इक्का कब हो? जब तक निकालना है जब तक इक्का ना आ जाए। देखो आपसे प्लेइंग कार्ड दिया और बोला निकालते जाए जब तक इक्का ना आ जाए, पर इक्का कब तक नहीं आए उन्होंने फिर बोल दिया है। पहले 26 कार्ड में ना आए तो आप इक्के को अलग कर दो, मान लो, तो 48 बचे, तो उसमें से 26 निकाले और फिर 4C1, तो देर नहीं लगेगी सॉल्व करने। बताओ कितना आ रहा है? 48 तो कैंसिल हो जाएगा, 26, 25, 24, 23 अपॉन 52, 51, 50 और 49 इन टू बोलना 4 अपॉन। अब सुनो, कैंसिल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो नहीं होगी कोई दिक्कत। जैसे ये 25 से 50 ये कैंसिल 2 टाइम्स, 26 से डायरेक्टली 26 कैंसिल है ना बेटा, और 24 से 52 कहां कैंसिल होगा? 24 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, और ये कैंसिल 2 से एक और बार, तो 26 आ गया। अब बचा क्या? 24 अभी और कैंसिल होगा, 23 अपॉन 26 इंटू इंटू, ठीक है। अब सुनो, ये 2 से कैंसिल 12 टाइम, ये 13 टाइम, ये 3 से कैंसिल 4 टाइम, ये 17 टाइम। अब 13 4 जा, इसमें अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, 40 से और कुछ हो रहा है कैंसिल? करके देख लीजिएगा। तो नन ऑप्शन दिया एक, डन। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब प्रोबेबिलिटी में एक शीट और बची है, वो मैं आपको करवाऊंगा, है ना। अच्छा, दूसरा, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ चीजें जान करके छोड़ता हूं। जैसे मैंने अभी आपको मान लो डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और इसलिए छोड़ा है कि मुझे पहले आपसे पूछना है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, कितने क्वेश्चन अब तक मिले डिस्ट्रीब्यूशन के? तो हार्डली 1-2 मिलेंगे, है ना। पर वो 1-2 क्वेश्चन से आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वो डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है। और मैं ऐसी चीजों को हमेशा छोड़ता हूं, उसका रीजन होता है कि जिसमें सब कंफर्टेबल नहीं है वो चीजें एकदम जल्दबाजी में ना करी जाए। अच्छा, बायस थ्योरम मैंने आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बता दिए। अब आप उस पर जब खोलोगे बुक में क्वेश्चन तो आपको बनने लगेंगे, तो आप ट्राई करो। प्रोबेबिलिटी के बाद अगला टॉपिक मैं प्लान कर रहा हूं वेक्टर, और वेक्टर के बाद फिर पढ़ाऊंगा 2D, ठीक है। एक चीज, और अगले वीक से इवनिंग की क्लासेस में थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं कल बताऊंगा आपको, कल या मंडे को। अब अभी प्रोबेबिलिटी की 4th शीट डिस्कस करना है या मंडे से वेक्टर स्टार्ट कर दें? अब थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, क्योंकि मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पर वो जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अब मैं 1 या 2 क्लास अलग से पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की लूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बची हुई थ्योरी कवर करेंगे। अब अगर कुछ बचा है तो, बचा कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई बचा हो तो आप लोग जरा अपने माइंड को एक प्रॉपर सेट करिए। और कभी भी अगर कोई चीज मैं छोड़ता हूं तो उसके पीछे मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन होता है कि क्यों छोड़ा है मैंने। तो आप उन चीजों के लिए परेशान होने की जगह उन चीजों की चिंता करा करो जो मैंने करवाया है। अब आज आप लोगों ने 2017 का पेपर दिया था, कल के दिन कोई क्लास नहीं है मेरी। इसका मतलब यह हुआ कि, और कल वैसे रखता, पर मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपको अब प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए।
तो आप कल के दिन बैठ के पूरे पेपर का एनालिसिस करो। अगले वीक से 21 वालों को थोड़ा टाइम की कमी पड़ रही, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि कुछ ऐसा शेड्यूल रखूंगा कि आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, वो सब ध्यान रखिएगा। और कल मैं 21, 22 का अलग से सेशन लूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखिए, तो जो भी चेंज होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। पल पल आपको क्या हो गया बेटा? तो 2D क्योंकि एक बार 21 वालों को पढ़ा दिया प्रतीक्षा ने, इसलिए मैं उसको वेक्टर के बाद स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं। 2D पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, और पढ़ाऊंगा वहीं से कार्टेशियन सिस्टम से। तो आप लोग अगले वीक में वेक्टर के लिए तैयारी कर लीजिए। वेक्टर के 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, और 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक आध क्वेश्चन में उलझ सकते हो, पर बाकी सब बन जाएंगे। तो वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और स्कोरिंग भी है। एक वेक्टर कवर होने से अगले वीक से एकदम आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन अगर आपको वेक्टर के बनने लगे तो मैथ्स में वेक्टर के क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। तो ये मेरा दिमाग में, क्योंकि कोऑर्डिनेट कुछ हद तक पढ़ चुके हो, तो वो हम उसके बाद रखेंगे। मंडे को मोस्ट प्रोबेबल मैं सभी की स्टेटिस्टिक्स की क्लास लूंगा। एक ही क्लास होगी होली वाले दिन, पर वो 2, 3, 2.5 घंटे की होगी, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। छोटा सा चैप्टर है, एक क्लास में खत्म हो सकता है। तो क्योंकि होली है तो मैं चाहता हूं होली सेलिब्रेट करें हम। तो मेरा सेलिब्रेशन मुझे पता है काम करके ही आता है, और आपका सेलिब्रेशन पढ़ के ही आएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक ही बात बोली, कर्म ही पूजा है। ठीक है, आप अगर बिल्कुल फोकट हो तो होली खेल सकते हो। मतलब मेरे को ये फेस्टिवल हमेशा ऐसा लगता है, जो बिल्कुल एकदम फोकट है, रंग इकट्ठा करो और पकड़ पकड़ के लगाया हो चेहरे पे बिना बात के, है ना। तो वो ये, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। क्लास वाले बच्चों का तो मैं चेक कर लेता हूं कि किसने खेली किसने नहीं खेली। जैसे अगर जानवरों की उम्र बतानी है तो उनके दांत देखे जाते हैं, ऐसी अगर बच्चे का पता करना होली खेली है कि नहीं तो उनके नाखून देखे जाते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, नाखून से रंग नहीं जाएगा अगर गलती से होली खेली। अब आप क्या करोगे कि ग्लव्स पहन के खेल लेंगे, तो ग्लव्स पहन के खेलोगे तो रंग नहीं लगा पाओगे, लगवा के आ जाओगे, और फिर धोओगे तो नाखूनों में आ जाएगा। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है ना, क्योंकि होली सबका त्योहार है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर रंग की जगह उसको पढ़ाई के साथ आप एंजॉय करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं क्लास लूंगा, पर भोपाल में अभी तक कुछ डिसीजन नहीं आया कि मंडे के दिन क्या होगा। तो अगर मेरी अपकमिंग क्लास दिख भी रही होगी तो चांसेस इस बात के बहुत हाई है कि मैं क्लास लूंगा। एक सिवा कहीं नहीं आ पाया यहां तक तो क्लास पोस्टपोन हो सकती। तो आप लोग तैयारी रखिए। तो मंडे को स्टेटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर करीब करीब 4 से 5 क्लास लगेंगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर कोऑर्डिनेट फिर पढ़ेंगे, तो 3 दिन कर दूंगा क्लास, क्योंकि वो धीरे धीरे चलने देंगे, और 3 दिन पेपर एनालिसिस के लिए रखेंगे, मतलब इवनिंग टाइम में। तो थोड़ा सा चेंज होगा आपके टाइम टेबल में, पर आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा एनालिसिस क्लास के लिए। मैं पूरा कोऑर्डिनेट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सर्कल और कोनिक्स भी पढ़ाऊंगा। और कल मैं आप लोगों के कुछ स्पेशल सेशन लूंगा, ध्यान रखिएगा। और आज जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस करके रखिएगा। डीपीटी 04 डिस्कस कर दूंगा मैं, उसमें कुछ चेसबोर्ड वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कर दूंगा मैं आपके साथ डिस्कस। ठीक है ना। हुआ तो हो सकता है मंडे को भी, अगर स्टैटिस्टिक्स जल्दी हो गई तो उस क्लास के बाद कर दूंगा, क्योंकि मंडे को और कोई क्लास नहीं होगी।